तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ऐसी घटना घटी है जिसका किसी को पता ही नहीं था, सबको पता था। दूसरी बात कि परीक्षा को परीक्षा की तरह लीजिए, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट द हार्ट ऑफ। कोशिश पूरी कीजिए, सिंसियरिटी पूरी दिखाइए, मेहनत कीजिए, डर के घबरा के नहीं काम करना है। एनसीएंट तो मैंने एग्जाम के बाद ही शुरू कर दिया था, एनसीएंट तो हो गया। इस कोर्स में एनसीएंट नहीं होगा, हमेशा चल रहा है। और मैंने बता दिया ये 12 महीने का सिलेबस है, तैयारी पूरी 12 महीने की तैयारी है। तो आसान नहीं है कि यूँ 3 महीने में कवर कर दिया, नो, नॉट पॉसिबल। तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी इसके पहले, और आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, और उसके बाद की क्या घटनाएं घटी। और हाँ, कल से मैं जा रहा हूँ बाहर, ठीक है, 3-4 दिनों के लिए। तो अगली क्लास होगी संडे को, 2-3 दिन बीच में क्लास होगी। मुगल साम्राज्य का पतन, औरंगजेब के बाद जो मुगल आए उनकी वंशावली है। नहीं, अभी नेट का फॉर्म नहीं आया है। ये औरंगजेब के 5 बेटे हुए हैं। मुअज्जम जो बाद में उनका उत्तराधिकारी बना, आजम, अकबर द्वितीय, सुल्तान मोहम्मद और मोहम्मद कामबख्श। हाँ काजल, नमस्ते। और मुअज्जम के बेटे हैं जहांदार, अजीमुशान, रफीउल कद्र, जहान शाह। अकबर द्वितीय का बेटा है निकुशयर। ये वंशावली। फिर रफीउल कद्र और इधर जहांदार शाह का बेटा है आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, और अकबर शाह द्वितीय का बेटा है बहादुर शाह जफर। तो ये वंशावली एक बार दिमाग में रख लीजिए। कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना के तो ग्राफ है नहीं, अभी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोरोना के केसेस हैं। अब मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या है? ये कारण तो सभी जानते हैं कि औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वो अयोग्य शासक आए। इनको एक एक करके हम चर्चा करेंगे। विदेशी आक्रमण, राज दरबार की गुटबाजियां, सरदारों का नैतिक पतन, मराठा शक्ति का उदय, सेना की दुर्बलता, धार्मिक और आर्थिक कारण, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव और यूरोपियों का आगमन। ये पॉजिटिव निगेटिव अभी सब समझ चुके हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। वैक्सीनेटेड हो ना सभी, फिर कोई टेंशन की बात नहीं। अगर वैक्सीनेशन है तो फिर वो फ्लू की तरह आएगा और जाएगा। वैक्सीनेशन नहीं है देन इट मे बी कंसर्निंग, और वैक्सीनेशन की वजह से ही इसका प्रभाव रुका है। तुम वैक्सीनेटेड हो नहीं? तो जिस तरह से, हाँ तब कोई टेंशन नहीं। जिस तरह से औरंगजेब ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, वैसे ही औरंगजेब के जीवित पुत्र मोहम्मद मुअज्जम, आजम, कामबख्श, इनमें भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। और इनके कुछ बेटे तो पहले ही मर चुके थे, जैसे अकबर, ये पहले ही मर गया था। और इनके कुछ बेटे तो पहले ही मर चुके थे, जैसे अकबर, ये पहले ही मर गया था। मोहम्मद कामबख्श, नहीं मोहम्मद कामबख्श नहीं, मोहम्मद सुल्तान, ये पहले मर चुका था। तो औरंगजेब की मौत के समय मुगल प्रांत में हम देखते हैं कि 21 प्रांत थे। इतना बड़ा मुगल साम्राज्य था। मतलब इस मैप में जो हम देख पा रहे हैं कि ये जो येलो शेडेड प्रांत हैं, इनको अकबर ने ऐड किया था।
और ये रेड सेडेड प्रांत हैं, इनको औरंगजेब ने ऐड किया था। जेबुन्निशा अपने भाई अकबर की हेल्प करती थी। तो इन प्रांतों में अलग अलग इलाकों में, जैसे मुअज्जम को काबुल का बना दिया गया गवर्नर, और आजम को गुजरात का, काम बख्श को बीजापुर का, इनको अलग अलग जगहों का सूबेदार बनाया गया था। अब उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। सबसे पहले मोहम्मद आजम एक्टिव हो गए और ये अहमदनगर पहुंचे। अहमदनगर में इन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। और इनको औरंगजेब का वजीर था असद खां, उनका समर्थन प्राप्त था। असद खां। औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था मुअज्जम। वो इस समय था पेशावर में। मृत्यु का समाचार पाकर ये आगरा के लिए रवाना हुआ। औरंगजेब का मृत्यु का समाचार पाकर, और अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। ये मुअज्जम 12 जून 1707 को आगरा पहुंचा था। 18 जून 1707 को आगरा से 20 मील दूर एक जगह है सामूगढ़। सामूगढ़ के पास एक स्थान है जजाऊ। इधर से आजम पहुंचा और उधर से मुअज्जम पहुंचा। इन दोनों के बीच लड़ाई हुई और इसमें मुअज्जम जीत गया और आजम मर गया। और आजम के 2 बेटे भी थे जो शहीद मारे गए, बीदर बख्त और बलाजाह। तेरह जनवरी 1709 को मुअज्जम और काम बख्श के बीच फिर लड़ाई हुई हैदराबाद के निकट, और इसमें काम बख्श मारा गया। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। हेलो श्वेता।
अधोलिखित में सत्य कथन बताइए। औरंगजेब की मौत के समय मोहम्मद आजम अहमदनगर में था। मोहम्मद मुअज्जम अपने पिता की मृत्यु के समय अफगानिस्तान नामक स्थल पर था। काम बख्श औरंगजेब की मौत के समय बीजापुर का सूबेदार था। उपरोक्त सभी। जमरू पेशावर के पास ही है। पिता के मृत्यु के समय वो जमरू में था। तो औरंगजेब के बाद जितने सम्राट हुए, ये उनका सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को ध्यान में रख लेना है, क्योंकि बार बार इस सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। अब इनके बारे में एक एक करके हम डिटेल में जो भी महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा करेंगे। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, जहांदार शाह, फर्रुखशेर, रफीउद्दौला, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह जहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह प्रथम पहला था, मतलब औरंगजेब के बाद सम्राट, और बहादुर शाह द्वितीय आखिरी था। एक मिनट। तो ये एक बार सभी लोगों ने ध्यान से देख लिया। अब एक एक करके इनकी हम चर्चा करते हैं। बहादुर शाह प्रथम और इनका इतिहास। 63 साल की अवस्था में ये गद्दी पे बैठे, और इनका एक नाम था शाह आलम फर्स्ट। और शाह आलम भी इसको कहा जाता है। और औरंगजेब का जीवित सबसे बड़ा बेटा था। इसकी मां का नाम है नवाब बाई। 1643 ईस्वी में राजा राजू की बेटी थी नवाब बाई, इसके गर्भ से पैदा हुआ था। पहला और अंतिम शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का उपभोग किया ये। और इसने दरबारी गुटों का सहयोग प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई। इसकी पिक्चर ये है।
हिंदू सरदारों के लिए सहिष्णुता की नीति अपनाई। राजपूतों को उनके प्रदेशों में फिर से स्थापित किया। संभाजी का बेटा साहू जी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही। 1689 ईस्वी से मुगलों के पास कैद थी। साहू जी को 1707 में इसने मुक्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह को इन्होंने अपना मनसबदार बनाया। सिखों से भी शांति स्थापित करने की कोशिश की। बुंदेला था छत्रसाल और जाट सरदार चूड़ामल, इन दोनों से भी मित्रता की नीति अपनाई। छत्रसाल इनका निष्ठावान सामंत बन गया और चूड़ामल बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में इनका साथ दिया। औरंगजेब ने जो जजिया लगाया था, इसने जजिया को बंद कर दिया। और इसी के टाइम में जोधपुर के राणा अजीत सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और आसपास के मुगल इलाकों पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह वर्तमान जयपुर पहुंचता है। वर्तमान जयपुर को उस समय आमेर कहते थे और उत्तराधिकार के प्रश्न में हस्तक्षेप करके आमेर का राजा घोषित कर दिया इसने विजय सिंह को। फिर ये जोधपुर गया, जोधपुर में अजीत सिंह को हराया और अजीत सिंह को क्षमा भी प्रदान किया और अजीत सिंह को मान्यता दे दी। मारवाड़ का राजा स्वीकार कर लिया और 3500 का मनसब भी इसको प्रदान किया। बहादुर शाह जब कामबख्श, जो भी पहले बताया मैंने, कामबख्श के खिलाफ अभियान में दक्षिण की ओर जा रहा था, उसी समय अजीत सिंह ने आमेर पर भी अधिकार कर लिया और फिर से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बहादुर शाह को फिर लौटना पड़ा, फिर अजीत सिंह ने संधि कर दी इससे। मराठों के प्रति बहादुर शाह ने अस्थिर नीति अपनाई। शिवाजी का पौत्र शाहू जी, जो 1689 से मुगलों के पास कैद था, इसको मुक्त कर दिया। मुक्त करने के पीछे इनका भला नहीं था, मुक्त करने के पीछे उद्देश्य था कि ये जाएगा और अपने अधिकारों की मांग करेगा, साहू जी, और वहां का जो इस्टेब्लिशिंग राजा है उनसे इनकी लड़ाई हुई। ताराबाई थी उस समय गद्दी पे। शाहू जी और तारा में लड़ाई हुई। शाहू जी को मराठा सरदार छत्रपति नहीं माना और इस तरह से मराठों में अव्यवस्था ही बनी रही। सिखों के प्रति इनकी नीति बंदा बहादुर के प्रति सहिष्णु नहीं रही। बंदा बहादुर ने बगावत किया और इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रांत 1710 में बंदा बहादुर ने जीत लिया, सरहिंद, जो कि पंजाब में है। लोहगढ़ में बहादुर शाह ने बंदा को लोहगढ़ नाम के स्थान पे हराया। लोहगढ़ का किला बड़ा ही मशहूर है, लेकिन 27 फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई
और लौगढ़ को फिर से सिखों ने वापस ले लिया। ये राजा राम की फोटो है यहाँ पे। नीचे मेरे पीछे जो चित्र दिख रहा है वो छत्रसाल की पेंटिंग है। ये ताराबाई की पेंटिंग है। औरंगजेब सबसे जीत गया था लेकिन ताराबाई से नहीं जीत पाया। और ये उस समय की टेरिटरी है, बंदा सिंह बहादुर से रिलेटेड प्लेसेस। इसमें सरहिंद का लोकेशन हम साफ साफ देख सकते हैं। सरहिंद और लौगढ़ दिख रहा है। बहादुर शाह के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना थी कि इनके दरबार में डच शिष्टमंडल आया था जोशुआ कैटेलर के नेतृत्व में 1711 ईस्वी में। ये घटना थी। किसके मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अदक्षता थी? सर जदुनाथ सरकार, विलियम अर्विन, सरदेसाई, स्मिथ। विलियम अर्विन। ये जो डच शिष्टमंडल आया था किसके नेतृत्व में आया था? कैटेलर थे। और इसका स्वागत किया था एक पुर्तगाली सुंदरी थी, जुलियान। जुलियान की सुंदरता पे मुग्ध होकर के इसको बीबी और फिदवा, ये दो उपाधियां बहादुर शाह ने प्रदान की थी। सिडनी ओवन ने कहा था कि ये अंतिम मुगल सम्राट है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके बाद तो मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हो गया। इतिहासकार खाफी खान ने इसको उपाधि दी है शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर। और इसकी मौत के बाद इसके चारों बेटे इतने निर्लज्ज हो गए कि उत्तराधिकार के लिए लड़ते रहे और 1 महीने तक इसके शव को दफन तक नहीं किया जा सका। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक दूसरी समस्या मुगल दरबार में पनप रही थी इसी के साथ। वो समस्या थी गुटबंदी। अलग अलग घरानों के अमीर थे, तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी, जिसमें से पहले 3 जो थे तुरानी, अफगानी और ईरानी,
ये मध्य एशिया से संबंधित है। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन था। दूसरा, इसमें तुरानी और अफगानी ये दोनों थे सुन्नी, और ईरानी था शिया। ईरानी मान्यता वाले दल में सबसे प्रमुख था असद खान और इसका बेटा जुल्फिकार खान। तुरानी दल में था सबसे इंपॉर्टेंट चिनकिलिच खान, और गाजिउद्दीन फिरोज जंग। हिंदुस्तानी दल में वे लोग थे जिनके पूर्वज तो पहले भारत में आके बस गए थे, हिंदू से मुसलमान बन गए थे। इस दल में सैयद बंधु का नाम आता है। सैयद बंधु दो थे, अब्दुल्ला और हुसैन अली खान। अब ये गुट क्या करते थे, आपस में लड़ते रहते थे, इनके पास और कोई काम नहीं था। बादशाह पे डोरे डालते रहते थे, षड्यंत्र करते, अपने वर्चस्व की स्थापना का प्रयास करते, और आगे चल करके जैसे ही केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, गुटबाजी शुरू हो गई। अब अगले बादशाह आते हैं जहादार शाह। जहादार शाह अजीमुशान, रफीउशान और जहान शाह के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, जीता ही है। और इसको जीत में सहयोग किया ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से। और बाकी तीनों इसके भाई मारे गए। जब गद्दी पे बैठा तो इसकी उम्र थी 51 साल। 29 मार्च 1712। तो जुल्फिकार खान ने इसको बिठाया था गद्दी पे, तो इसको बना लिया अपना वजीर। और जुल्फिकार खान के पिता थे असद खान, इनको बना लिया अपना वकील। हाँ, सभी बाप जल्दी मरते ही नहीं थे, तो बेटे का नंबर कैसे आएगा। एक गनीमत थी कि अपने बाप की हत्या करके नहीं ये बनते थे, इतनी ही कमी रह गई थी। जैसे औरंगजेब ने जेल में तो डाल दिया, हत्या नहीं किया। हाँ, पिता 68 का, बेटा 51 का, तो है ना गैप। अभी 17 साल में बच्चा पैदा हो गया। तो चूंकि जुल्फिकार खान ने इनको बनाया था, तो सारी बागडोर जुल्फिकार खान के हाथ में ही थी। और
जुल्फिकार खान ने ही सलाह दिया जहांदार शाह को कि जजिया को हटा दो। जजिया फिर से लगा दिया गया था और जजिया को समाप्त कर दिया गया। इसी के टाइम में मिर्जा राजा जय सिंह को मालवा का सूबेदार घोषित किया गया और मेवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई। और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। मराठों के साथ इसकी पुरानी स्थिति को बहाल कर दी गई और मराठा शासक को दे दिया गया अधिकार की दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी वसूल। लेकिन वसूली करेंगे चौथ और सरदेशमुखी के मुगल अधिकारी और वसूल करके दे देंगे मराठों को और शांति का वातावरण बनाए रखो। इसने मराठों से सेटलमेंट करने का एक और कदम उठाया। राजाराम का बेटा था शिवाजी सेकंड। इसको 3000 का मनसब दिया और अनूप सिंह का खिताब दे दिया। अनूप सिंह की उपाधि थी। चूड़ामन और छत्रसाल बुंदेला के साथ इसने भी अपने बाप की ही नीति अपनाई, मित्रता की और बंदा बहादुर के साथ शत्रुता की। जुल्फिकार खां ही असली शासक था और अपना समस्त राजस्व और प्रशासनिक दायित्व तो अपने चाटुकार शुभग चंद को सौंप दिया था इसने। और ये एक नंबर का भ्रष्टाचारी। शुभग चंद्र ने किसानों से लगान वसूलने की ठेके की व्यवस्था को बढ़ाया। अनूप सिंह उपाधि दिया था शिवाजी सेकंड और कृषकों का किसानों का बड़ा भयंकर उत्पीड़न शुरू हुआ। ये जो ठेके पर लगान वसूलने की व्यवस्था है इसी को कहते हैं इजारा। इजारा व्यवस्था। ये जहांदार शाह एक वेश्या पर फिदा थे। लाल कुंवरी अब लाल कुंवर जो कहती थी वो यही करते थे। तो स्वाभाविक है कि दरबार में भ्रष्टाचार, व्याभिचार, अनैतिकता, विलासिता, ये बहुत ही विलासी था। मूर्खता की सीमा लांघ चुका था। इसलिए इसको एक और उपाधि दी गई, लंपट, मूर्ख, लंपट मूर्ख। काफी खां लिखता है कि इसका शासनकाल गायकों, नौटंकी बाजों, डांसरों के लिए बड़ा अनुकूल था। तो यहां पे जहांदार शाह की तो ये हालत है। ये है वो महापुरुष जहांदार शाह। पहले हमने इनके कारनामों के बारे में पढ़ा, अभी इनके कारनामों के बारे में पढ़ा। लेकिन ये भूल गए कि अजीमुशान का बेटा फर्रुख शेर अभी जिंदा है। इस फर्रुख शेर ने क्या किया, पटना के सूबेदार सैयद अली पटना का सूबेदार था सैयद हुसैन अली खां और उसका बड़ा भाई इलाहाबाद का सूबेदार था सैयद अब्दुल्ला खां, जिनको हम सैयद बंधु के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने भी नाम सुना ही होगा। फर्रुख शेर ने इनको पटाया, कहा भाया
बल दरबार नचइयों गवैयों का हो गया है, कुछ करो। शैद बंधु ने कहा रुको, दोनों को लड़ा दिया। फर्रुखसियर जहांदार की लड़ाई आगरा में हुई और 10 फरवरी 1713 को जहांदार साहब बुरी तरह से हार गए। अब इनका जो वजीर था जुल्फिकार खां और असद खां, इन्हीं को फर्रुखसियर ने सुपारी दी कि मिस्टर जुल्फी, जहांदार शाह को मार डालो। और जुल्फी ने जहांदार शाह को मार भी दिया। और फर्रुखसियर बन गए सम्राट। लेकिन जुल्फी ये भूल गए कि फर्रुखसियर को सम्राट बनाने वाली जुल्फी नहीं है। कौन है? सैयद बंधु। तो अब जुल्फी का वो जलवा नहीं रहेगा, अब जलवा होगा सैयद बंधु का। ये मिर्जा राजा जय सिंह की पेंटिंग है। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी पे काफी काम किया था। और ये है लाल कुंवरी, इन्होंने ही बेहाल कर दिया था। और ये है भाई साहब फर्रुख सियर। फूल जरूर बाद में पकड़ेंगे, फोटो बनवाएंगे ना तो फूल जरूर पकड़ेंगे। तलवार पकड़ लो राजा हो। तो अब इनका टाइम आता है फर्रुखसियर का। ग्यारह जनवरी 1713 को ये बैठे मुगल सिंहासन पर। और दोनों भाई ने इनको बिठाया था। मिस्टर अब्दुल्ला को इन्होंने बना दिया अपना वजीर, यानी प्राइम मिनिस्टर। और मिस्टर हुसैन अली को बना दिया अपना मीर बख्शी, यानी सेनापति। फर्रुखसियर ने जुल्फिकार से हत्या करवाई जहांदार की, और जब गद्दी पे बैठ गए तो फिर इन्होंने हत्या कर दी जुल्फिकार की। जैसे को तैसा। जुल्फिकार के पापा ने पूछा कि मेरे इकलौते बेटे को तुमने क्यों मारा? कहा इसको जेल में डाल दो, बहुत बोलता है। और उसको जेल में डाल दिया गया। दक्षिण भारत में
भारत में मुगलों के 6 सूबे थे। इसने सोचा कि मेरे पापा के पापा के पापा बर्बाद हो गए साउथ इंडिया में जाके, उधर का टेंशन ही छोड़ दो, खाने का, पीने का, ठंडा पानी पीने का, सोने का, बस कोई टेंशन लेना नहीं है। तो इन्होंने चिनकिलिच खां को दक्षिण के 6 सूबे दे दिए। कैसा है मिस्टर चिनकिलिच, जैसा तुम्हारा नाम है ये सब उपद्रव तुम्हारे ही भरोसे, तुम ही संभाल सकते हो। मैं तो सियार हूं, मुझे क्या पड़ी। और इसको अच्छा, जिसको जिम्मेदारी देते थे उसको एक उपाधि देते थे। इसको उपाधि थी निजाम उल मुल्क। तो असली लगाम तो थी इन दोनों भाइयों के पास। ये दोनों भाई थे बुद्धिमान आदमी। गद्दी पे तो ये शेर बैठा था। इन दोनों भाइयों ने ही सारा डिसीजन लेना शुरू किया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जजिया को तुरंत समाप्त कर दिया। जजिया ही लिटमस टेस्ट था, पैरामीटर था। फट से जजिया को जो समाप्त करता है वो सहिष्णु। अकबर की तरह तीर्थ यात्रा कर भी हटा दिया और योग्य राजपूत राजकुमारों को प्रशासन में प्रभावशाली ओहदा दिया। जाट सरदार चूड़ामन के साथ दोस्ती कर ली। अब जाट सरदार चूड़ामन को देखोगे तो लगेगा कि इनकी दोस्ती ही भली है। ये है ऊपर मूंछों वाले। अब इनसे कोई दोस्ती नहीं करेगा तो ये मूंछों से भी घायल कर देंगे। इनको देख के इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, चैन से जीना है तो। लेकिन असली टेंशन इनकी थी, इनके थे ये मिस्टर अजीत सिंह। इनके बाप के समय से टेंशन बने हुए थे। इनके बारे में कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाता था कि ये मित्र है कि शत्रु है।
इनकी तरफ देखो तो संधि कर लेते थे, पीठ फेरो तो ये विद्रोह कर देते थे। इनकी केस स्टडी की गई तो पता चला इनके पिता के पिता के पिता के पिता महाराणा प्रताप के समय से ही इनके रक्त में ऐसा विकार आ गया है, ये झुकते ही नहीं। कुछ भी दे दो विद्रोह करेंगे ही करेंगे। सैयद बंधुओं ने दिमाग लगाया, कहा ऐसा करो, पहले तो इसको पराजित करो। इसको पराजित किया और कहा कि मिस्टर अजीत सिंह, यू आर सो स्मार्ट, and we are not going to acquire your territory, we just want to be relative। अजीत सिंह ने कहा, कहना क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, कहना सिर्फ यही चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी सम्राट से कर दो, न रहेगा मांस न बजेगी बांसुरी, नहीं तो जैसे ही हम मुंह फेरेंगे वैसे ही तुम विद्रोह कर दोगे। तुम्हारा टेंशन तो खत्म ही नहीं हो रहा, रिश्तेदारी में बदल लो, नहीं बदलोगे तो भाई सारा राजपाट दे दो, मारवाड़ मेवाड़ सब दे दो। अजीत सिंह ने कहा, ठीक है, कर लो शादी, और हाँ गार्गल जरूर करना, तुम्हारा गला बैठ गया, आक्रमण बहुत बोलते हो तुम। 3 गधे निकल गए आक्रमण बोल के। तो इस तरह से पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। पुत्री भी फर्रुखसियर के कैंप में पहुंची, कही आपका सब ठीक लगता है लेकिन ये जो सियर जुड़ा हुआ है ना, ये थोड़ा सा हिंदी में इसका बहुत अच्छा अर्थ नहीं समझा जाता है। फर्रुखसियर को बड़ा बुरा लगा, मेरी बीवी इंद्रेरा कुंवर ही मेरी इज्जत नहीं करती। पहुंचे बंदा सैयद बंधुओं के पास, क्या भाई किसी को मार को बहादुरी दिखाने का मौका चाहिए मुझे, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही, मेरे नाम ने ही काम तमाम कर दिया, किसको मारो? आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी। तो बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि बंदा बहादुर सिखों को मोबिलाइज कर रहा है। बंदा बहादुर को इन्होंने गिरफ्तार करवाया, गुरदासपुर से दिल्ली लाया गया और 19 जून 1716 को भीषण यातना देकर के बंदा बहादुर को मार डाला गया। ये फर्रुखसियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन ये दिमाग का था पैदल, इसको ना अपना बुरा का पता था ना भला का पता था। सत्रह ईस्वी में इसने एक शाही फरमान इशू कर दिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी छूट प्रदान कर दी। उसमें सबसे घातक छूट थी कि बंगाल के रास्ते बिना सीमा शुल्क दिए व्यापार किया जाना, और यही भारत के गुलामी के बीच बो दिए गए। एक नया कैरेक्टर पैदा हो गया, मीर जुमला। ये भी एक नंबर का जुमलेबाज था। इसने फर्रुखसियर के कान भरने शुरू किए सैयद बंधुओं के खिलाफ। इसने कहना शुरू किया कि अरे आप तो नाम के बादशाह हो, असली बादशाह वो हैं, वो दावा भी करते हैं पब्लिक में। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां के खिलाफ फर्रुखसियर को इतना भड़काया कि ये सोचने लगा सैयद बंधुओं से मुक्ति पाने का, और इसके लिए इसने एक षड्यंत्र किया। लेकिन सैयद बंधु इससे भी ज्यादा चालाक थे। उन्होंने मराठा नेता शाह को बुलाया और 28 फरवरी 1719 को फर्रुखसियर की गला दबा करके हत्या कर दी। कभी किसी मुगल बादशाह की गला दबा करके हत्या अभी तक नहीं की।
ये तो पुरानी 70s की फिल्मों में होता है। इज्जत की मौत भी नहीं मिली और इसीलिए इसको उपाधि दी गई है घृणित कायर की। इसका बाप लंपट मूर्ख था और इसका बेटा घृणित कायर था। तो ये तो इनकी कहानी थी। इसके बाद इनका नंबर आता है। ये इधर, हालांकि ये इनके बेटे थे, रफी उस शान के बेटे थे, रफी उत फरवरी में गद्दी पे बैठे और जून में उतर गए। चार 5 महीने, उससे पहले तो नेट का एग्जाम नहीं होता। सैयद बंधुओं ने इसको गद्दी पे बिठा दिया। 3 माह 4 दिन के लिए इनको बना दिया सुल्तान, शासक। इनकी फोटो जब हम देखते हैं तो और भी विश्वास उठ जाता है मुगलों से। आप भी देखना चाहेंगे? ये इनकी फोटो। ये लग रहा फूल अपने हाथ में नहीं पकड़े हैं, अपने हाथ में वाटरमेलन का एक टुकड़ा बच गया था, वो उठा लिए और पूछ रहे हैं कि खाओ कि ना खाओ। या मोबाइल भी हो सकता है। वाटरमेलन इनसे कह रहा है कि प्लीज मुझे अब छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये कहते नहीं, मैं खाऊंगा। इनके शासनकाल में एक अजीब सी घटना घट गई। अकबर सेकंड के बेटे थे नेकू सियर। फर्रुख सियर नाम से और घटिया नाम क्या हो सकता है, वो बहुत तलाश करके उनका नाम रखा गया था, नीकू सियर। इसने सैयद बंधुओं के खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोहियों ने इसको आगरा के किले में बादशाह घोषित कर दिया। इन्होंने सोचा कि मेरे बाप ने अपने बाप के खिलाफ विद्रोह किया था, वो तो अब्बाजान महरूमों कहे नहीं, तो मैं किसके खिलाफ विद्रोह करूं? तुम विद्रोह तो मुझे करना पड़ेगा, लिगेसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्होंने सैयद बंधुओं के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैयद बंधुओं ने इनकी तरफ आंख उठा के देखा तक नहीं कि तुमने क्या किया। हाँ। इन्होंने विद्रोह किया, देखा कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा है, तो 4 लोगों से पूछा कि विद्रोह की हवा कहां कहां तक फैली, मुझे बताओ, बादशाह सलामत को बताओ। लोगों ने कहा हवा कहां कहां फैली। सैयद बंधुओं को लोगों ने बताया, उन्होंने कान तक नहीं दिया। एक ने तो इनो दे दिया कि हवा ज्यादा फैला रहे, इनको इनो पिलाओ। खैर, ये रफी उद्दजरात को टीबी हो गया। 1719 को टीबी से ही मर गए। मरते हुए बोले मैं जा रहा हूं। तो दरबारियों ने पूछा अच्छा आप अभी थे यहाँ, आए कब थे? पता नहीं चला। सैयद बंधुओं ने कहा कि किसी के सर पे टीप कर जाओ कि उसी को बना देंगे। तो इन्होंने रफी और दौला की तरफ इशारा कर दिया, इनको बना देना। नाम में काफी सिमिलैरिटी है। अब ये मिस्टर दौला जून में सिंहासन पे बैठे और सितंबर में उतर गए।
इनके जो हरकतें थी वो रफी सेकंड वाली हरकतें थी। रफी फर्स्ट ने जो किया वो उन्होंने भी यही किया, लेकिन इनको रफी नाम बड़ा अच्छा नहीं लगता था, तो इन्होंने उपाधि क्या धारण की, शाहजहां की है। अजीत सिंह पहुंच गए गेट पर। इन्होंने कहा, क्या हुआ मिस्टर अजीत, व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आर सो वरीड। उन्होंने कहा कि अब दिल नहीं लगता, विद्रोह भी नहीं कर पाता, करूं तो क्या करूं। शाहजहां ने कहा, क्यों विद्रोह क्यों नहीं कर पाते, हमें एक बढ़िया विद्रोही चाहिए। निकुसियर ने विद्रोह किया तो विद्रोह की गरिमा ही खत्म हो गई है, एक गरिमावान विद्रोही चाहिए। क्या कारण है आप विद्रोह नहीं कर पाते। मेरी बेटी तुम्हारे हरम में है, विधवा भी हो गई है, विधवा को रख के क्या करोगे, दे दो, बैक करो। सीएम ने, अच्छा इसने कहा इतनी सी बात ले लो, इनकी बेटी इनको वापस कर दिया जाए। अजीत सिंह अपनी बेटी लेकर के वापस चले गए, उनको फिर से हिंदू बना लिया। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कबाब ट्राई करते थे, इनके पास और कोई काम तो था नहीं। अजीत सिंह भी बेटी लेकर चला गया, विद्रोह किया नहीं, ताकि ये विद्रोह को दबा सके। कबाब खाते हुए बीच बीच में अजीत सिंह के धोखेबाजी के किस्से सुनाते। एक दिन इतना कबाब खा लिया कि इनको पेचिश होने लगा, डिसेंट्री। 1719 में 2 ही 3 महीने कबाब का स्वाद ले पाए थे, मर गए। सैयद बंधु परेशान हो गए कि किसी को भी गद्दी पे बैठाओ कोई मर जाता है। फिर इन्होंने तीसरा मोहम्मद शाह फर्स्ट को, रोशन अख्तर, इनको गद्दी पे बिठाया। कठपुतली चाहिए था इनको। ये बादशाह का चौथा बेटा था, मतलब जहांदार का। जब ये गद्दी पर बैठा तो सबसे यंग था, 18 साल का, और नाम रखा मोहम्मद शाह। अब इतनी बार इन्होंने मुगल बादशाहों को बिठाया उतारा, बिठाया उतारा, बिठाया उतारा, तो इनका नाम पड़ गया सैयद बंधु का किंग मेकर। और ये मिस्टर रंगीला 18 साल भरी जवानी में गद्दी पे बैठे तो बस वो ये नांस वांस, खाना पीना, एंजॉय करना, यही करते थे। इनको पता था ज्यादा रुचि लेंगे अगर राजनीति में तो हमारा भी टिकट कट जाएगा, तो सुरा और सुंदरी में डूब गए। इनको कहा जाने लगा रंगीला। इनके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का प्रभुत्व था। चूंकि जवान था तो इसने सोचा कि सैयद बंधुओं से मुक्त कैसे, और सैयद बंधुओं की छवि बहुत ही खराब हो चुकी थी। इसने दक्षिण भारत के उस फाउंडर को, चिनकिलिच को, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कहा, मिस्टर चिनकिलिच, तुम सबसे योग्य हो। चिनकिलिच ने सेना का नेतृत्व किया सैयद बंधुओं के खिलाफ, और एक तुरानी सैनिक था, उसका नाम था हैदर। 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को मालवा की ओर जब सैयद हुसैन अली जा रहे थे, उनकी छाती पे छुरा भोंक दिया। वो तो मर गए, हुसैन मर गए। अब्दुल्ला को आया गुस्सा, भाई का, बाप का नहीं, सिर्फ भाई का बदला लेगा तेरा ये अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने तो पहले ये काम किया कि पहले तो ये बादशाह बदलो, ये तो चालू निकला। तो रफी उस शान का एक बेटा है मोहम्मद इब्राहिम, इसको गद्दी पे बिठाओ। तो इब्राहिम को गद्दी पे बिठाने की कोशिश की, और एक बहुत बड़ी सेना एकत्रित की।
लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला और साउथ इंडिया की सेना दोनों एक साथ इकट्ठी हो गई। हसनपुर नाम की जगह वहां लड़ाई हुई, वहां पे हार गया, उसको बंदी बना लिया गया। 1720 में, 2 साल में, 1722 में उसको जहर देकर के मारा। अब मोहम्मद शाह के टाइम में एक ही तो योग्य व्यक्ति था जिसको इन्होंने मार डाला, 2 योग्य व्यक्ति थे जिनको इन्होंने मार डाला। दक्षिण भारत नाम मात्र को ही इनके हाथ में था। चिनकिलिश खां वहां का सब कुछ था, साउथ इंडिया का। अब सिचुएशन ये हो गई कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों को कब्जा कर लिया मुर्शीद कुली खां ने। अवध अलग हो गया। इसको अलग कर लिया सआदत खां ने। इसके बाद दक्कन में निजामुल मुल्क और भरतपुर और मथुरा का इलाका, इसमें बदन सिंह, यही नीचे है फर्रुखाबाद, बंगश नवाब। इन लोगों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की इसी के टाइम पीरियड में, रंगीला के टाइम पीरियड। और हद तो तब हो गई जब 24 फरवरी 1739 ईस्वी को फारस का शासक नादिर शाह अपनी सेना लेकर के भारत पे अटैक कर दिया। ईरान ने पहली बार भारत पे अटैक किया था। और हरियाणा में जगह है करनाल, करनाल में युद्ध हुआ। रंगीला के तो हाथ पांव ढीले हो गए, निजामुल मुल्क पहुंच गया और नादिर शाह से बात किया।